मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इनलैंड वाटरवेज। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने हाईलाइट किया है कि कैसे इनलैंड वाटरवेज जो है इंडिया के लॉजिस्टिक्स रेजिलियंस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो इनलैंड वाटरवेज क्या होता है? मूवमेंट होती है जब गुड्स और पैसेंजर्स की नेविगेबल रिवर्स, कैनाल्स, बैक वाटर्स या क्रीक्स के थ्रू बोट्स और वेसल्स का यूज़ करते हैं, उसको हम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। बहुत ही एफिशिएंट और इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये। और अगर हम देखें इंडिया में तो 14,500 किलोमीटर का नेविगेबल वाटरवेज हैं, जिसमें 111 जो वाटरवेज हैं वो हमारे नेशनल वाटरवेज आते हैं। तो आई जो है वो 1986 में बनाई गई थी, नोडल एजेंसी डेवलप और मेंटेन करने के लिए नेशनल वाटरवेज को। जैसे आपकी NHAI है हाईवेज़ के लिए, वैसे ये आई है वाटरवेज के लिए। वाटरवेज जो है उनको मॉडर्न टर्मिनल्स, नेविगेशनल एड्स, वेसल सपोर्ट सर्विसेज, इन सब के थ्रू डेवलप किया जाता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं कि बहुत ही कम इसका जो है, अगर हम देखें सबसे कम रादर पर टन पर किलोमीटर की कॉस्ट पड़ती है इसमें। बहुत ही कम कार्बन एमिशंस भी करता है ये। और मार्केट एक्सेस जो है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल गुड्स का उन रीजन्स तक पहुंचा देता है जो बहुत ही रिमोट रीजन्स हैं। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने ये भी नोट किया कि जो कार्गो मूवमेंट है 2013-14 से अगर हम देखें और अब के कंटेक्स्ट में देखें, तो वो 18 मिलियन से बढ़ के अब 146 मिलियन टन तक पहुंच चुकी है उसकी कार्गो मूवमेंट। मतलब कि एनुअल ग्रोथ रेट लगभग 21% का दिखाया है इसने। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम राउट्स जो हैं वहाँ पर एलिवेटेड फ्रेट और इंश्योरेंस कॉस्ट की वजह से जो है मूवमेंट और प्राइसिंग ऑफ गुड्स बढ़ चुकी है। लेकिन इंडिया के जो मेन इनलैंड वाटरवेज हैं वो एक तरह से रिलेटिवली इंसुलेटेड चैनल है डोमेस्टिक कार्गो ऑपरेशंस के लिए। CEA ने यह भी पॉइंट आउट किया कि इनलैंड वाटरवेज जो हैं वो इंडिया के ब्रॉडर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन के सक्सेस में जो है पार्टिसिपेंट हैं। CEA ने एम्फेसाइज किया कि ग्लोबल डिसरप्शन से जो है रिडंडेंसी और रेजिलियंस जो है इंडिया के लॉजिस्टिक सिस्टम में बनाने की ज़रूरत है, ताकि हम कॉस्ट एफिशिएंसी जो है वो सिर्फ कॉस्ट एफिशिएंसी पे जो है हमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। लॉजिस्टिक्स जो है वन ऑफ द की चैनल्स है जिसके थ्रू हम एक्सटर्नल शॉक्स जो है वो ट्रांसमिट होता है इकोनॉमी में। तो अगर हम इंटरनल कनेक्टिविटी इंप्रूव कर देते हैं तो इन रिस्क को हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लिपुलेख पास। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने नेपाल में ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं इंडिया और चाइना दोनों के अगेंस्ट कि वो क्यों कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपुलेख पास के थ्रू कंडक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये डिस्प्यूटेड ट्राई जंक्शन है। लिपुलेख पास जो है इंडिया, चाइना, नेपाल और के ट्राई जंक्शन पे पड़ता है और ये की राउट है ट्रेड और पिलग्रिमेज का। नेपाल इस रीजन को ट्रीटी ऑफ सगौली के बेसिस पर क्लेम करता है ना 1816 की। लिपुलेख जो है वो एक ट्रेडिशनल राउट है कैलाश मानसरोवर यात्रा का सिंस 1954। इसलिए इंडिया रिजेक्ट करता है नेपाल के क्लेम को कि वो अनजस्टिफाइड है और हिस्टोरिकल एविडेंस पर बेस्ड नहीं है। नेपाल ने फॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडिया एंड चाइना दोनों की तरफ किया है और कहा है कि वो उनकी सोवरेन टेरिटरी को के थ्रू जा रहा है ये राउट। लेकिन जो है नेपाल, अगर हम देखें नेपाल इसलिए जो है वो अपनी इसलिए जो है डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट कर रहा है क्योंकि वो अपनी टेरिटोरियल सोवरेनिटी का जो है वो हवाला दे रहा है हिस्टोरिकल ट्रीटीज़, मैप्स और एविडेंस दिखाकर। कह रहा है कि इधर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड और पिलग्रिमेज एक्टिविटीज़ को रोकना चाहिए। इंडिया जो है वो अपनी लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमरी यूसेज ऑफ लिपुलेख को दिखाता है फॉर पिलग्रिमेज, और नेपाल के जो टेरिटोरियल क्लेम्स को आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट बताता है इंडिया। तो हुआ क्या कि 1954 से इंडिया यूज़ कर रहा है लिपुलेख पास को या लिपुलेख राउट को मानसरोवर यात्रा के लिए। और जो डिस्प्यूट है 2020 में इंटेंसिफाई हुआ जब इंडिया ने यहाँ पर रोड बना दी इस रीजन में। 2025 में नेपाल ने इंडिया चाइना का जो ट्रेड रिजम्पशन हुआ लिपुलेख से उसमें भी प्रोटेस्ट किया। 2026 में फ्रेश टेंशंस हुई जब यात्रा की अनाउंसमेंट हुई है अभी। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम है कि डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं। महाकाली रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है उसको लेकर अंडर सुगौली ट्रीटी। बाउंड्री इशू जो है वो नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बेड कर दिया गया प्रीवियस गवर्नमेंट द्वारा, जिसकी वजह से जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर उसको जो है वो डिक्लाइन नहीं कर पा रही है। ट्राई जंक्शन एरिया जो है उसके इम्प्लीकेशंस हैं इंडिया चाइना रिलेशंस पर भी। और नेपाल कहता है कि ट्राइलेटरल टॉक्स होने चाहिए, जबकि इंडिया कहता है कि नहीं, तो बायलैटरल इशू है, इसको हम आपस में ही सॉल्व करेंगे। तो वे फॉरवर्ड ये है कि मीटिंग्स को एग्जिस्टिंग इंडिया नेपाल बाउंड्री कमेटीज़ के थ्रू जो है डिस्कस किया जाना चाहिए। हिस्टोरिकल मैप्स, सैटेलाइट इमेजरी और जॉइंट सर्वेस के थ्रू एविडेंस देना ज़रूरी है। डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो लिमिटेड एंगेजमेंट भी जहाँ पर ज़रूरत पड़े तो चाइना के साथ की जा सकती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गैलेक्सी आई दृष्टि सैटेलाइट। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन स्पेस स्टार्टअप है गैलेक्सी आई,
उन्होंने अपनी पहली सैटेलाइट दृष्टि को लॉन्च किया है, और ये वर्ल्ड की ऐसी पहली सैटेलाइट है जो कैप्चर कर सकती है ऑप्टिकल और रडार इमेजेस साइमल्टेनियसली सेम लोकेशन की। स्पेस इमेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें विजुअल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेटा स्पेस से कलेक्ट किया जाता है, ताकि सेलेस्टियल बॉडीज़ को मैप किया जा सके, कॉस्मिक फिनोमिना ट्रैक हो सके और अर्थ का इन्वायरमेंट मॉनिटर हो सके। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ट्रांसलेट करती है डेटा फ्रॉम अक्रॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इनटू हाई रेजोल्यूशन इमेजरी। अब उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं? ऑप्टिकल सेंसर्स, सिंथेटिक अपर्चर रडार, इंफ्रारेड या फिर थर्मल इमेजिंग, हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग, एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अब इसमें जो ऑप्टिकल इमेजिंग होती है वो तो नॉर्मल कैमरा की तरह काम करती है। जो सिंथेटिक अपर्चर रडार होता है वो क्लाउड्स को और पेनिट्रेट कर लेता है, और चाहे जैसा मर्जी जो है वेदर सिस्टम हो उस समय पर या लाइटिंग कंडीशंस हो, क्योंकि ये रडार का यूज़ करता है। अभी जो है प्रॉब्लम ये आती है कि हमें दोनों जो है ऑप्टिकल डेटा के लिए अलग सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ती है, एसएआर डेटा के लिए अलग सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ती है। दृष्टि जो है उन्होंने ऐसी वर्ल्ड की पहली सैटेलाइट बनाई है जो दोनों ऑप्टिकल और एसएआर सेंसर्स दोनों को साइमल्टेनियसली ऑपरेट भी कर सकती है, मतलब सेम लोकेशन से सेम टाइम पर इमेजेस को कैप्चर कर सकती है। और अगर हम साइड बाय साइड जो है रख दें ऑप्टिकल जो है सेंसर्स को और रडार सेंसर्स को, लेकिन उसको सिंक्रोनाइज ना करें, तो ऑप्टिकल सेंसर जो है वो हो सकता है कि बेंगलुरु को कैप्चर कर रहा हो, और एसएआर सेंसर जो है वो हो सकता है कि दुबई को कैप्चर कर रहा हो। तो गैलेक्सी आई इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। ऑप्टिकल सेंसर्स को जो है और रडार सेंसर्स को अच्छे से उन्होंने सिंक्रोनाइज़ किया है, ताकि एक ही लोकेशन की एक ही टाइम पर हम इमेजेस जो हैं वो ले सकें। ठीक है, जहाँ पर लगता है कि जो है क्लाउड्स सही से जो है वो ज़्यादा हैं, या फिर जहाँ पर प्रॉब्लम है और ऑप्टिकल सेंसर्स वहाँ पेनिट्रेट करके नहीं इमेज ले सकते नीचे की, तो दृष्टि वहाँ पर एआई का यूज़ करके जो है एसएआर डेटा के थ्रू ऑप्टिकल लाइक इमेजेस बना देता है। ठीक है, तो जितनी भी ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में बेस्ड होती हैं, तो वहाँ पर वेदर तो जो है वो बहुत ही प्रेडिक्टेबल और स्काई क्लीन होते हैं, जबकि इंडिया में जो है क्लाउड कवर का चैलेंज बहुत ज़्यादा है। और जो ये इसलिए जो है ये इस इशू को रिजॉल्व करेगा ये दृष्टि सैटेलाइट, और इसके सिविलियन और मिलिट्री दोनों एप्लीकेशंस होंगी। तो गैलेक्सी आई जो है वो एक पार्ट ऑफ रैपिडली इमर्जिंग इंडियन प्राइवेट स्पेस कंपनीज़ का ही जो है वो एग्जाम्पल है। और ये इकोसिस्टम कब से इतना पेस इसने गेन किया, जब से इंडिया की स्पेस पॉलिसी आई है 2023 की। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी स्टेट। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सिक्किम जो है इंडिया की पहली फुली पेपरलेस जुडिशरी स्टेट बनी है, और इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे कोड प्रोसेसेस जहाँ पर सब कुछ जो है इलेक्ट्रॉनिकली होता है बिना किसी पेपर वर्क के। इससे एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, स्पीड आती है जस्टिस डिलीवरी में। लॉयर्स और लिटिगेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन केसेस फाइल कर सकते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं इसकी वजह से जो है सबमिशन डिलेज। रियल टाइम ट्रैकिंग हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की, ऑटोमेटेड वर्क फ्लोज हो सकता है, पेंडेंसी रिड्यूस हो जाती है, स्पीड अप हो जाता है केस डिस्पोजल, और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है जुडिशियल प्रोसेसेस में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उन्होंने गाइडेंस डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है डायबिटीज़ मेलिटस का चिल्ड्रन में। तो डायबिटीज़ क्या है? क्रॉनिक डिसीज़ जो तब होती है जब पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन नहीं बना पाते हैं, और बॉडी जो है फिर उस या फिर बॉडी जो है वो बॉडी इंसुलिन का यूज़ नहीं कर पाती है सही से। इंसुलिन जो है वो हार्मोन होता है जो आपके ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। तो अगर नहीं बनेगा इंसुलिन, या फिर सभी सही से नहीं उसको बॉडी इस्तेमाल कर पाएगी, तो ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगेंगे बॉडी में, और अगर बहुत लंबे टाइम तक हाई ग्लूकोज लेवल रहें तो बॉडी को डैमेज होता है और फेलियर भी हो जाता है कई ऑर्गन्स और टिश्यूज़ का। डायबिटीज़ जो है वो मेजर कॉज है ब्लाइंडनेस, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, लोअर लिम्ब एम्पुटेशन का। अब कई तरह की होती है डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें कि इम्यून सिस्टम जो है वो इंसुलिन मेकिंग सेल्स को पैंक्रियाज में डिस्ट्रॉय करने लगता है, और उसकी वजह से बॉडी जो है या तो बनाती ही नहीं या बहुत बिल्कुल कम बनाती है इंसुलिन, और उसकी वजह से जो है डेली एडमिनिस्ट्रेशन करनी पड़ती है इंसुलिन की, ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कंट्रोल में रहें। अब टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है? ये जो है बॉडी के इनफेक्टिव यूज़ ऑफ इंसुलिन की वजह से होता है, कि मोर देन 95% ऑफ केसेस में जो है टाइप 2 डायबिटीज़ ही होता है, और ये एक्सेस बॉडी वेट या फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो जो है ये डायबिटीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से बोथ मदर एंड चाइल्ड को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सिनबैक्स 2 2026। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन आर्मी की कंटिजेंट जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए गई है सिनबैक्स 2 2026 में, जो कि सेकंड एडिशन है इंडिया कंबोडिया के बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज का। तो सिनबैक्स 2 एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड रॉयल कंबोडियन आर्मी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसका इंटर ऑपरेबिलिटी एनहेंस करना, कोऑर्डिनेशन एनहेंस करना, ऑपरेशनल सिनर्जी बनाना बिटवीन द टू आर्मीज। ओके, so now let us see all these topics in English.
So the first topic is inland waterways. This topic is important for your economy section. So Chief Economic Advisor has highlighted that Indian inland waterways are strengthening India's logistics resilience. And inland waterways are basically the movement of goods and passengers through navigable rivers, canals, backwaters, and creeks using boats and vessels. It is one of the most efficient and environment friendly modes of transport. India has an extensive network of over 14,500 kilometers of navigable waterways, of which 111 waterways have been already declared as national waterways. So, Inland Waterways Authority of India, like NHAI, is there in highway sector, IWAI is there in the national waterways sector. It is the nodal agency for developing and maintaining these national waterways. So, waterways are being developed with modern terminals, navigational aids, vessel support services so as to facilitate steady cargo and passenger operations. What is the importance of inland waterways? It has the lowest per ton per kilometer cost. It generates lower carbon emissions. It enhances access to markets for agricultural and industrial goods, especially in hinterland regions. CEA has noted that cargo movement through inland waterways has increased from just about 18 million tons in 2013-14 to 146 million tons now, basically a compounded annual growth rate of 21%. He has said that there has been disruption in international maritime routes, but India's inland waterways are relatively insulated for domestic cargo operations. He has also pointed out that the success of inland waterways is part of India's broader infrastructure transformation, and he has said that global disruptions have made it essential to build redundancy and resilience into India's logistics system instead of just prioritizing cost efficiency alone. So he also remarked that logistics is one of the key channels through which external shocks transmit into the economy, and improved internal connectivity can mitigate such risks. So the next topic is Lipu Lake Pass. This topic is important for your international relations. So the newly elected government in Nepal has raised objections to India and China for planning to conduct the Kailash Mansarovar Yatra through the Lipu Lake Pass, which is a disputed tri-junction. Lipu Lake Pass lies at the India-Nepal-China tri-junction, and it serves as a key route for trade and pilgrimage. Nepal claims this region based on the Treaty of Sugauli of 1816. Lipu Lake has been traditional route for Kailash Mansarovar Yatra since 1954. Nepal has launched formal diplomatic protests to both China and India, calling this route as part of its sovereign territory. And Nepal basically claims it's a territorial sovereignty based on historical treaties, maps, and evidence, and therefore it demands a halt to infrastructure, trade, and pilgrimage activities in this region. India says that we have been customarily using Lipu Lake for pilgrimage, and India says that Nepal's territorial claims are artificial enlargement. So the problem arose in 2020 when India built a road in this region. In 2025, Nepal protested India-China trade resumption via Lipu Lake. In 2026 now, this Yatra announcement has caused the flare-up. So the original problem lies in the different interpretations of Mahakali River's origin under the Sugauli Treaty. The boundary issue has already been embedded in Nepal's constitution by the previous political administration. So therefore, even if the new government is in power, they cannot simply just wash their hands off this particular issue because this has been embedded in their constitution. The tri-junction area has implications for India-China relations also, and Nepal is demanding trilateral talks instead of bilateral talks that India is ready for accepting. So the way forward is to expedite meetings under the existing India-Nepal boundary committees and use historical maps, satellite imagery, and joint surveys, maintain diplomatic maturity, and if needed, have limited engagement with China also. So the next topic is Galaxy Drishti satellite. This topic is important for your science and tech section. So Indian space startup Galaxy has launched its first satellite Drishti, and this is the world's first satellite which is capable of capturing optical and radar images simultaneously of the same location. So space imaging refers to the collection of visual and electromagnetic data from space used to map celestial bodies, track cosmic phenomena, and monitor Earth's environment. This technology translates data from across the electromagnetic spectrum into high resolution imagery. The key technologies which are used here are optical sensors, synthetic aperture radar, infrared and thermal imaging, hyperspectral imaging, AI and cloud computing. So optical imaging basically works like a normal camera, and thus SAR is the use of radar signals to penetrate clouds and capture images continuously regardless of the weather or lighting conditions. So currently
We need data from multiple satellites, optical data for clarity and SAR data for continuity and all-weather predictability. So Drishti is the world's first satellite which is using both optical and SAR sensors simultaneously to capture images of the same location at the same time. So the problem here is that in conventional satellites, even if you place the optical radar and SAR sensors simultaneously but without synchronization, the optical sensor might be capturing Bengaluru while the SAR sensor might be capturing Dubai. But Galaxy Eye has solved this problem, and it has synchronized the functionalities of both sensors. So in situations where optical sensors are unable to perform the task because of the clouds, Drishti uses AI to regenerate optical like images from the data that it has captured using SAR sensors. So most traditional satellite companies are based in Western countries, so they do not have problem because the weather there is relatively stable. But in India, we have intense cloud cover challenges. So this data produced by Drishti has both civilian and military applications. Galaxy Eye is part of the rapidly emerging wave of Indian private space companies which have been enabled by the India Space Policy of 2023. So the next topic is first paperless judiciary state. This topic is important for your governance section. So Sikkim has been declared as India's first fully paperless judiciary state by CGI. So a fully digitized judiciary ecosystem is where the court processes are conducted electronically without any physical paperwork. It enhances efficiency, transparency, and speed in justice delivery. So it enables lawyers and litigants to file cases online, real-time tracking, electronic records, and automated workflows, streamlined court functioning. So this reduces pendency of cases, speeds up case disposal, and enhances transparency in judicial processes. Okay. So the next topic is diabetes mellitus. This topic is important for your social issues. So Union Health Ministry has released the guidance document on diabetes mellitus in children. So diabetes is a chronic disease which occurs when the pancreas can no longer make insulin, or the body cannot make good use of insulin it produces. Insulin is the hormone which regulates your blood glucose levels, and this inability to produce insulin or use insulin leads to raised glucose levels in the body, and over time this can be associated with damage to the body and failure of various organs and tissues, like it can cause eye blindness, kidney failure, heart attacks, stroke, lower limb amputation. So what is type 1 diabetes? It is the condition in which your immune system destroys insulin making cells in your pancreas. These are called beta cells. When you have type 1 diabetes, your body produces very little to no insulin. It requires daily administration of insulin to maintain blood glucose levels under control. In type 2 diabetes, it results from the body's ineffective use of insulin which it produces. More than 95% of people with diabetes have type 2 diabetes, and this type of diabetes is largely the result of excess body weight and physical inactivity. And gestational diabetes, it is a type of diabetes which consists of high blood glucose during pregnancy, and it's associated with complications for both mother and children. So the next topic is SINBAX 2 2026. This topic is important for security section. Indian Army contingent has departed to participate in SINBAX 2 2026, which is the second edition of India-Cambodia bilateral military exercise. So it's a bilateral military exercise between Indian Army and Royal Cambodian Army. The primary objective of this exercise is to enhance interoperability, coordination, and operational synergy between the two armies. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.